तुम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रोग्रामिंग योर माइंड बॉडी, मनोमय कोश, माइंड पावर फॉर मटेरियलाइजेशन। तो आज हमारा 5वां दिन है इस आंतरिक यात्रा का, और हमने 2 शरीरों के बारे में बहुत डिटेल में चर्चा की। अन्नमय कोश जो आपको 5 सेंसेस से फील हो रहा है। डॉक्टर्स कहते हैं कि आज के दिन में 80% से ज्यादा डिजीजेस लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, और हमने अन्नमय कोश के सेशन में इन्हीं सब बातों को डिस्कस किया कि कैसे हमारा जैन धर्म इन सब के लिए आज नहीं, हजारों साल पहले इतने सारे वैल्यूएबल टिप्स हमें जैन धर्म के माध्यम से मिला है, इन टर्म्स ऑफ फूड हैबिट्स, इन टर्म्स ऑफ ईटिंग हैबिट्स, इन टर्म्स ऑफ स्लीपिंग साइकिल, योगासन, सबके बारे में हमें इतना ज्ञान मिला है। तो हमने अन्नमय कोश में उसी की चर्चा की, और मैं आशा करती हूं कि इससे सबने बहुत सारे पॉइंटर्स लिए होंगे, अपने लाइफ में ऑलरेडी इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया होगा, क्योंकि सुन के शरीर को कोई फायदा नहीं होना है। फायदा तो जब आप उसे अपने शरीर पे इंप्लीमेंट कराओगे तभी होगा। सुन के तो सिर्फ वाहवाही है, रियलिटी तभी है जब आप उसको इंप्लीमेंट करें। और जब हम इंप्लीमेंट करेंगे तो हम पाएंगे कि हमारा अन्नमय कोश बहुत ही सुदृढ़ हो गया है, बहुत ही शक्तिशाली हो गया है। और जब अन्नमय कोश बहुत स्ट्रांग हो जाता है तो फिर हम आगे बढ़ते अपने दूसरे शरीर पर, वो है प्राणमय कोश। लास्ट 3 दिन से हम प्राणमय कोश की चर्चा कर रहे थे, जो है तो अन्नमय कोश का एथरिक डबल, उसका ट्विन है, लेकिन अन्नमय कोश स्थूल है, आपको दिखता है, प्राणमय कोश दिखता नहीं है। और प्राणमय कोश में ऊर्जा जो प्रवाहित होती है वो प्रवाहित होती है चक्रों के कारण, जिसके बारे में हमने बहुत डिटेल में चर्चा की थी। और कल हमने एक बहुत डीप मेडिटेशन भी किया था उसे अच्छे से समझने के लिए और अपनी अंतरात्मा में उतारने के लिए। तो ये दोनों सेशन के जो वीडियोस हैं, अन्नमय कोश और प्राणमय कोश, अगर आप चाहें तो मेरे यूट्यूब चैनल सोनल जैन जयसवाल में अवेलेबल है, चक्रास के नाम पे और जैन लाइफस्टाइल के नाम पे। तो अगर आपने मिस किया सेशन, और अगर मिस नहीं भी किया है, तो मैं चाहूंगी कि आप उसे रिपीटेडली देखें, तब तक जब तक आप उसके सारे टेकअवेज ले ना पाए, उससे सारी चीजें लें और अपने जीवन में उतारे, क्योंकि जीवन में उतारना बहुत 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 जरूरी है। और अब हम आज आगे बढ़ते हैं अपने अगले शरीर की तरफ, जो अत्यंत 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 ही पावरफुल है, हमारा मनोमय कोश। हम जो चाहते हैं या हमारा शरीर जो भी करता है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारा मन ही कराता है। कहते हैं मन ही करता और मन ही भोगता। मन सीट है हमारे थॉट्स का, हमारे इमोशंस का, और मन फुल्ली हमारे जीवन को कंट्रोल करता है। क्योंकि आज अगर हम इस सेशन में बैठे हैं तो सिर्फ इसलिए बैठे हैं क्योंकि हमें मन कर रहा है बैठने का, और हम कुछ और कर रहे हैं तो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि मन कर रहा है कुछ और करने का। तो हम अपने मन के पूर्णतः अधीन हैं। तो आज के सेशन में हम मन को कैसे प्रोग्राम करें, और जो सकारात्मक चीजें हैं उसके साथ में मन को कैसे जोड़ें, क्योंकि मन के तो हम अधीन हैं, लेकिन अगर मन को हम सही जगह से कनेक्ट कर देंगे तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि मन अगर राइट चैनल के साथ कनेक्टेड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मन अगर रॉन्ग चैनल के साथ कनेक्टेड है तो फिर हमसे रॉन्ग कार्य करवाएगा। तो आज हम मन को कैसे प्रोग्राम करें उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। कुछ हिस्टोरिक तथ्य आपसे डिस्कस करना चाहूंगी। मई 6, 1954 के पहले की बात है। 1 माइल 4 मिनट में कोई भी एथलीट नहीं कवर कर सकता था। इट वॉज कंसिडर्ड टू बी फिजियोलॉजिकल इम्पॉसिबल कि हमारा शरीर 4 मिनट में 1 माइल से ज्यादा दूरी कवर करने में सक्षम नहीं है। एक महानुभाव आए, एक बहुत बड़े एथलीट रॉजर बैनिस्टर, उन्होंने मई 6, 1954 में इस तथ्य को ब्रेक किया। उन्होंने 1
माइल को 4 मिनट से कम समय में कवर कर डाला। और जैसे ही उन्होंने ये रिकॉर्ड की स्थापना की तो उनका तो रिकॉर्ड बना ही बना, बट साथ में अन्य बहुत सारे एथलीट सामने आ गए जिन्होंने भी इस रिकॉर्ड को मैच किया। अगेन 1970 की बात है। एक रशियन वेटलिफ्टर थे, एलेक्सीव। तो उस समय इस तरह की भावना होती थी कि 500 पाउंड के ऊपर कोई भी वेटलिफ्टर अपने सर पर नहीं उठा सकता। 1970 में एलेक्सीव जी ने इस सोच को ब्रेक किया। उन्होंने 501 पाउंड अपने सर पर उठाया, और जैसे ही एलेक्सीव जी ने 501 पाउंड अपने सर पर उठाया, अनेकानेक वेटलिफ्टर सामने आ गए जो इस कार्य को करने में सक्षम थे। उसके पहले तक नहीं थे, उनके करने के बाद थे। तो कारण क्या हुआ? कुछ मैजिक हुई, भगवान ने कुछ गिली गिली गू कर दिया, कुछ मैजिक मंत्रास दे दिया कि सबकी बॉडी में चेंजेस आ गए? क्या हुआ? क्या ऐसा क्या हुआ ये दोनों इंसिडेंट में कि जैसे ही एक इंसान ने उस रिकॉर्ड को ब्रेक किया, अनेकानेक लोग उसको ब्रेक करने में सक्षम हो सके? उन्होंने ये रिकॉर्ड ब्रेक नहीं किया, रिकॉर्ड तो ब्रेक किया, लेकिन रिकॉर्ड ब्रेक करने के टाइम जो मानसिकता थी उसको ब्रेक किया। जो लोगों के मन में, एथलीट्स के मन में, वेट लिफ्टर के मन में ये बैठा हुआ था एक टैबू कि हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते की भावना को ब्रेक किया। उन्होंने उनके मन की शक्ति को झंझोरा, और जैसे उनकी मन की शक्ति को झंझोरा और उन्होंने पाया कि यस दिस इज पॉसिबल, और जैसे ही वो पाए कि ये पॉसिबल है, वे इसको पॉसिबल करके दिखा दिए। तो इशू फिजियोलॉजी में नहीं थी, इशू शरीर में नहीं थी, इशू कहां थी? इशू मन में थी। हमने अपने अंदर जो भ्रांति बना के रखी थी, जो एक नेगेटिव थॉट एक अपने अंदर बैठा के रखा था, इशू उसके साथ में थी। तो मन की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है, लेकिन आपको पता है हम सिर्फ अपने मन की शक्ति का 4% यूज करते हैं, ओनली 4%। आइंस्टाइन, जो इस दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट और सबसे बुद्धिमान इंसान माने जाते हैं, उन्होंने मन को 8% तक यूज किया, एंड ही इज कंसिडर्ड टू बी अ जीनियस। एक एवरेज इंसान 4% तक यूज करता है, आइंस्टाइन ने 8% तक यूज किया, उन्हें जीनियस की कैटेगरी में डाला गया। तो सोचिए आपके मन में कितनी बड़ी शक्ति छुपी हुई है जो टोटली 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 अनटैप्ड है। मेरे गुरुजी हमेशा कहते हैं कि बेटा मोबाइल खरीदने जाते हो, कंप्यूटर खरीदने जाते हो, टैब खरीदने जाते हो, जितनी भी चीजें खरीदने जाते हो, कितनी मेहनत करते हो, उसके इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स को पढ़ते हो, रिव्यूज को चेकआउट करते हो, 10 लोगों से बातें करते हो, वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं वो देखते हो, उसके फीचर्स क्या क्या है उसको कंपेयर करते हो, फिर जाके उस सामान को खरीदते हो। और खरीदने के बाद बैठ थोड़ी ना जाते हो, फिर उसको एक्सप्लोर करते हो कि आप उसके सारे फीचर्स को अच्छे से यूज कर सको, उसको बेस्ट टू बेस्ट अपने यूटिलाइजेशन में ला सको। लेकिन जो ये मानव शरीर है, जो सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर है, वो लेके तो हम पैदा हो गए, डिलीवर तो हो गए, लेकिन इंस्टॉल ही नहीं हुए। हमें पता ही नहीं कि हमारे अंदर कितने कितने सॉफ्टवेयर छुपे हुए हैं, कितने सारे एप्लीकेशंस छुपे हुए हैं। हमने आज तक अपने इंस्ट्रक्शन मैनुअल को खोलने क्या ढूंढने की भी कोशिश नहीं की है। तो हमारे अंदर बहुत सारी शक्तियां हमारे अंदर में है, हमारे मन में अपार शक्ति है। तो हमें इन्हीं शक्ति को जानना है, इन्हीं शक्ति को पहचानना है, और इस शक्ति को हम अपने जीवन में किस तरह से सकारात्मक रूप में यूज कर सके। क्योंकि कोई भी इन्वेंशन है वो एक पॉजिटिव यूज में भी आ सकता है और नेगेटिव यूज में भी आ सकता है। हम पर डिपेंड करता है कि हम उसका यूसेज कैसे करते हैं। तो ये जो हमें मन का इतना बड़ा पावर, सुपर पावर जो मिला है, मन कोई सुपर पावर से कम नहीं है, मन बहुत बड़ा सुपर पावर है। तो हमें जो सुपर पावर मिला है, इसको हम कैसे अपने ग्रोथ में लगा सकें और अपने
इस भव के और उस भव के, दोनों भवों के अपने ग्रोथ को पूरा कर सके, आज हम उसी की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमें मन की वर्किंग को समझना होगा कि मन आखिर काम कैसे करता है। तो बहुत सिंपल है, जैसे कि कंप्यूटर काम करता है भाई, इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है और आउटपुट देता है, वैसे ही हमारा मन जो है, जैसा मैंने कहा सुपर कंप्यूटर है। हाँ, ये भी आपको बताना चाहूंगी कि हमारे अंदर ट्रिलियन सेल्स हैं, एक एक सेल एक एक सुपर कंप्यूटर से कम नहीं है। तो अगर हम अपना समेशन करें तो हम एक ट्रिलियन सुपर कंप्यूटर के बराबर हैं, अगर हम अपनी पूरी शक्ति को यूज कर सके। तो जिस तरह से एक कंप्यूटर इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है और आउटपुट करता है, वैसे ही हमारा मन का जो सुपर कंप्यूटर है वो इनपुट लेता है। कंप्यूटर का इनपुट हम कैसे करते हैं? कीबोर्ड के द्वारा टाइप करके, या आजकल वॉइस के थ्रू, व्हाटएवर डिफरेंट डिवाइसेस से हम इनपुट करते हैं। तो उसी तरह से हमारा मन इनपुट कैसे लेता है? मन एनवायरमेंट से इनपुट लेता है अपने पंच ज्ञानेंद्रियों द्वारा, नाक, कान, जीवा, त्वचा और चक्षु, ईयर, आईज, नोज, टंग और स्किन, ये जो हमारी 5 इंद्रियां हैं, इसके द्वारा ये मन जो है वो पूरे एनवायरनमेंट से सारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, इनपुट करता है, और इनपुट करने के बाद क्या करता है? प्रोसेसिंग करता है, जो हमारे आज के सत्र का मेन टॉपिक है कि मन का जो प्रोसेसर है उसको हम समझे, क्योंकि प्रोसेसर को जब समझेंगे तभी तो राइट वे की प्रोसेसिंग कर सकेंगे। तो प्रोसेस किससे करता है? चतुष्टय अंतःकरण के द्वारा। हमारे अंदर चतुष्टय अंतःकरण है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 4 को चतुष्टय अंतःकरण कहते हैं। इसके बारे में भी डिटेल में मैं आगे की स्लाइड्स में आपसे डिस्कस करूंगी। तो ये हमारा प्रोसेसर है, चतुष्टय अंतःकरण इज आवर प्रोसेसर। और जब ये प्रोसेसिंग कर लेता है तो जो आउटपुट है वो निकलती है हमारे 5 कर्मेंद्रियों द्वारा, 5 ऑर्गन्स ऑफ एक्शन। क्या है हमारी 5 कर्मेंद्रियां? लेग्स, हैंड्स, माउथ, एनस और जेनाइटल्स। हमारे ऑर्गन ऑफ मूवमेंट लेग्स, organ of grasping hand, organ of speech mouth, organ of excretion anus and organ of reproduction that is genitals। तो ये 5 कर्मेंद्रियों द्वारा हम अपना जो आउटपुट है वो सेंड करते हैं। तो ये हमारा बेसिक मन का मॉडल है जो हमें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हम जब इसकी वर्किंग को समझेंगे तभी तो हम उसकी वर्किंग को करेक्ट कर सकेंगे। जब हम उसकी वर्किंग ही नहीं समझेंगे, इंस्ट्रक्शन मैनुअली ठीक से नहीं पढ़ेंगे, तो फिर हम उसे ठीक कैसे करेंगे? तो 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा इनपुट लिया जाता है, चतुष्टय अंतःकरण द्वारा प्रोसेसिंग होती है और 5 कर्मेंद्रियों द्वारा इसका आउटपुट होता है। तो ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, हम सब उससे काफी अच्छे से अवगत हैं। हम आज का सेशन फोकस करेंगे टोटली चतुष्टय अंतःकरण के ऊपर। तो 4 डायमेंशंस ऑफ आवर माइंड, मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार। तो सबसे पहले है हमारा बुद्धि, इंटेलेक्ट। बुद्धि क्या है? बुद्धि हमारा इंटेलेक्ट। वो करता क्या है? लॉजिक एंड रीजनिंग, हर चीज में तर्क करता है, तर्क 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 तर्क, कुछ भी सुनेगा तर्क करेगा। बुद्धि का काम है तर्क करना, ये लेफ्ट ब्रेन ओरिएंटेड है, हर समय तर्क में लगा रहता है। और कोई भी तर्क का आउटपुट क्या होता है? यस और नो, हाँ या ना, तो आउटपुट होते हैं। तो जो बुद्धि है वो हर समय तर्क में लगा रहता है। बुद्धि को इसलिए कहते हैं एक नाइफ की तरह है, एक चाकू है, क्योंकि वो हमेशा हर चीज को चीरफाड़ करेगा। अगर एक बुद्धिजीवी को, एक इंटेलेक्चुअल पर्सन को अगर हम एक फूल भी दे देंगे तो क्या करेंगे? वो फूल को खोलेंगे ताकि देखेंगे भाई इसके पार्ट्स क्या है। हाँ भाई, इसमें इस तरह से पेटल्स हैं, फिर इसके अंदर में इस तरह से पोलन ग्रेन्स हैं, फिर ये है, फिर वो है, ऐसे स्टॉक है, ब्ला 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 ब्ला। तो बुद्धिजीवी को कुछ भी चीज दी जाएगी वो उसे चीड़फाड़ करने की कोशिश करेंगे, स्लाइस डाउन करेंगे, स्लाइस डाउन करेंगे, स्लाइस डाउन करेंगे। तो बुद्धि क्या, एक चाकू की तरह है, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशन हो जाती है। क्या लिमिटेशन है? पहली लिमिटेशन ये है कि क्योंकि ये लेफ्ट ब्रेन ओरिएंटेड है,
तर्क में लगा रहता है, तो ये हमेशा क्या करता है, लॉजिक में अटक जाता है। बट हमारी दुनिया लॉजिक के बहुत बियॉन्ड है। राइट ब्रेन में हमारे इंट्यूशंस हैं, राइट ब्रेन में हमारे ब्यूटी है, क्रिएटिविटी है, तो इन चीजों को वो मिस कर जाता है। और दूसरा जो बुद्धि है हमारा, वो किस पर डिपेंड कर रहा है, डेटा पे डिपेंड कर रहा है। जो अब जैसा फूल मिला उसको वैसे उसने स्लाइस ओपन किया। अब रोज का अगर फ्लावर देंगे तो वो रोज को चेकिंग करेगा, अगर हम एक जावा फूल देंगे तो जावा को चेक करेगा, एक लोटस को देंगे तो लोटस को चेक करेगा। तो जो डेटा उसे मिलेगा उसी डेटा के आधारित पर उसके आंसर होंगे। तो अगर इंटेलेक्ट हमारा नाइफ है तो ये डेटा क्या हो गया, वो हाथ हो गया जो इस नाइफ को चला रहा है। तो ये हाथ क्या है, ये हाथ है हमारा अहंकार। इंटेलेक्ट नाइफ है और हाथ जो है, जो इस नाइफ को चला रहा है, वो है हमारा अहंकार। अहंकार क्या करता है, अहंकार है हमारा ईगो, हमारी आइडेंटिटी, हमारा अहम भाव। ईगो क्या करता है, हमारी आइडेंटिटी क्या करती है, हमारी चीज में अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, हम अपने आप को उस चीज से जोड़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम जोड़ते हैं किससे, अपने आप को इस शरीर से। फिर हम जोड़ते हैं अपनी सारी मेमोरीज से, कि हम अपने माँ के गर्भ में आए उस समय से अभी तक जो भी मेमोरीज है उन सब के साथ हम उस अपने आप को जोड़ते हैं, जिसे हम संस्कार भी कहते हैं। और हम जोड़ते हैं अपने अनफुलफिल्ड डिजायर्स के साथ में, जिसे हम वासना कहते हैं। तो अहंकार हमारी संस्कार और वासना के वशीभूत रहता है। और अहंकार क्या करता है, इस पूरी दुनिया को हमें कैसा दिखाता है, जैसा है वैसा नहीं दिखाता, जैसा वो देखना चाहता है वैसा दिखाता है। क्योंकि हम अपने एक्सपीरियंस के आधार पे सारी दुनिया को समझते हैं। अहंकार हमें एक चश्मा पहना देता है, एक कलर्ड चश्मा, जो दुनिया को एक कलर प्रदान कर देता है। दुनिया जिस तरह की है हम दुनिया को उस तरह का नहीं देखते, हम जिस तरह का चश्मा पहने रहते हैं दुनिया हमें उसी कलर की दिखती है। तो अहंकार का रोल बहुत बड़ा है, क्योंकि अहंकार क्या है, अहंकार बुद्धि का हाथ है। बुद्धि अगर चाकू है तो अहंकार हाथ है। तो हाथ का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हाथ एक सर्जन का हो तो उस चाकू से क्या होगा, सर्जरी होगी और जीवन दान होगा। वही हाथ अगर मर्डरर का हो तो क्या होगा, किसी की जान जा सकेगी। तो अहंकार अगर सतमार्ग पे है, अगर अहंकार हमारा विवेक के साथ में जुड़ा हुआ है, तो वो अहंकार निष्पक्ष रहता है, वो अहंकार अनबायस्ड होता है, वो सब्जेक्टिव नहीं होता, और वो हमें राइट मार्ग पे लेके जाता है। लेकिन मैक्सिमम केस में हमारा अहंकार सब्जेक्टिव होता है, क्योंकि वो बनता किससे, हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस के कारण, हमारे फ्यूचर डिजायर्स के कारण, हमारे संस्कार के कारण, हमारी वासनाओं के कारण। और इसलिए ये कलर्ड होता है, ये निष्पक्ष नहीं होता, ये सब्जेक्टिव होता है। और वो सब्जेक्टिव होने के कारण हमारी बुद्धि को क्या कर देता है, कलर कर देता है, हमारी बुद्धि की डिसीजन मेकिंग में मिलावट ला देता है, एक षड्यंत्र रच देता है ये अहंकार। तो मेन प्रोसेस हमारे मन का है तो बुद्धि, लेकिन उस प्रोसेसर का मेंटर कौन है, उस प्रोसेसर का गुरु कौन है, हमारा अहंकार। तो बुद्धि बिल्कुल अधीन है हमारे अहंकार के ऊपर। और फिर आता है हमारा मनस। मनस क्या करता है, मनस है हमारा रियल मन, मनस है हमारा रियल मन। तो हम अब डिटेल में मनस के प्रति, मनस को डिस्कस करेंगे। और चौथा जो चतुष्टय अंतकरण का पार्ट है वो है चित्त। तो चित्त जो है वो बहुत ही डीप एक अंडरस्टैंडिंग है, जिससे मैं कल जब ज्ञानमय कोश की चर्चा करूंगी तब चित्त के बारे में चर्चा करूंगी। अभी हम मनस को और गहराइयों में समझेंगे, बिकॉज तभी हम माइंड की टोटल वर्किंग और उसकी फंक्शनिंग को समझ सकेंगे। तो हमारा मनस कैसे काम करता है, क्या है हमारा मनस। तो आप ये पिक्चर देख रहे हैं, ये एक आइसबर्ग का पिक्चर है, जहां पे ऊपर में एक छोटा सा पोर्शन है और नीचे में एक बहुत बड़ा पोर्शन है। आइसबर्ग क्या करता है, आइसबर्ग धोखा दे देता है। टाइटैनिक
का नाम आपने सुना ही होगा, बहुत बड़ी शिप थी जो डूब गई। क्यों डूबी? क्योंकि वो ऐसे ही आइसबर्ग से टक्कर खा गई थी। उसे दिखाई नहीं कि इतना बड़ा बर्फीला चट्टान उसके सामने आ गया है। तो हमारा मन इसी तरह है। तो जो ऊपर हमें दिख रहा है वो है हमारा कॉन्शियस माइंड, हमारा चेतन मन, जो हमारे माइंड पावर का सिर्फ 10% है। हमारा कॉन्शियस माइंड जो है वो सिर्फ 10% है हमारे माइंड पावर का, और वो लॉजिकल माइंड है। वो क्या करता है कॉन्शियस माइंड? कॉन्शियस माइंड पंच इंद्रियों द्वारा पूरे एनवायरमेंट से सारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, और कलेक्ट करके वो पास ऑन कर देता है किसको? बुद्धि को, कि भाई इसकी प्रोसेसिंग कर। और बुद्धि क्या करता है? अहंकार की सहायता को लेता है, और बुद्धि और अहंकार मिलकर उसकी प्रोसेसिंग करते हैं और आउटपुट निकलती है। और ये जो आउटपुट है कहां जाती है? ये आउटपुट अब जाती है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, जो एक्चुअल में बोले तो माइंड पावर की जान है। 90% ऑफ द माइंड पावर लाइज इन आवर सबकॉन्शियस माइंड, जो कि अचेतन मन है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही भोला भाला है, और सच्ची बात है, दुनिया में जितने भोले भाले लोग होते हैं ना, सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं, क्योंकि वो सबसे ज्यादा दिव्य होते हैं। तो अचेतन मन जो है बहुत भोला भाला है। जो कॉन्शियस माइंड उसे कहता है या देता है, वो उसे बिना क्वेश्चन किए उसे स्वीकार कर लेता है। इट वर्क्स लाइक अ ट्रू सर्वेंट टू द कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड बॉस है और सबकॉन्शियस माइंड उसका दास। और वो कॉन्शियस माइंड जो भी इंफॉर्मेशन को लेता है, बुद्धि और अहंकार के साथ मिलकर उसकी जो भी प्रोसेसिंग करता है, और उस प्रोसेसिंग को सबकॉन्शियस माइंड में डाल देता है। सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है? जो हुक्म मेरे आका, जो भी कॉन्शियस माइंड में दिया वो उसको क्वेश्चन नहीं करता, उससे 100% सत्य ट्रुथ मानकर वो उसे अपने अंदर स्टैब्लिश कर लेता है, प्रोग्राम कर लेता है। और ये टेप रिकॉर्डर की तरह है जो नॉन स्टॉप चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, कभी नहीं थकता। सबकॉन्शियस माइंड कभी नहीं थकता। वो 24 घंटे आपकी नींद में भी काम करता रहता है। तो वो चलता रहता है 24 घंटे। तो जो भी इंफॉर्मेशन कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड को देता जा रहा है, सबकॉन्शियस माइंड उसको अपने अंदर चलाता जा रहा है, चलाता जा रहा है, चलाता जा रहा है, तब तक चलाता जा रहा है जब तक वो उसकी आइडेंटिटी ना बन जाए, उसके वैल्यूज में ना आ जाए, उसकी बिलीफ सिस्टम में ना आ जाए, उसके अंदर इम्प्रिंटेड ना हो जाए, उसकी हैबिट ना बन जाए। एक छोटे से एग्जाम्पल से आपको ये और एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम आज यही करने वाले हैं। हाथी को आपने देखा है सर्कस में? हाथी को वो स्क्रैच बहुत हो रहा है उसमें हाँ, तो साइड कैसे में। करूं? मैंने डिसेबल किया एनोटेशंस, बट वो गया नहीं, तो हाँ, मुझे तो समझ नहीं आ कई रहा। लोगों के चैट बॉक्स में आ रहे हैं कि हाँ, दिख बट नहीं क्या रहा है। करूं, मैं हेल्पलेस हूँ। मैं वापस से अपने स्लाइड को बंद करके फिर से चालू करती हूँ, और हाँ, क्योंकि एनोटेशन को डिसेबल कर देती हूँ। आई बिल्कुल भी जस्ट नहीं दिख रहा है सोनल। हाँ, बिल्कुल और भी नहीं समझ पता में आ चल। रहा है, पर समझ में आ रहा है, ऐसा दिक्कत नहीं हो रहा। टिप ऑफ आइसबर्ग और वो समझ में तो आ रहा है। हाँ दीदी, वो कई लोग चैट बॉक्स में और मुझे फोन कर करके परेशान कर रहे हैं लोग कि आप मैं काम करती हूँ, ऑनलाइन। मैं बंद करके वापस एक बार क्लियर ऑल ड्रॉइंग्स। हाँ हाँ, हो गया, थैंक यू, हो गया। देखिए, वो बोलते हैं नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जब जरूरत पड़ती है तो इंसान सब सीख लेता है। और कैसे सीखता है? अपने माइंड पावर से सीखता है, अपने मन से। अब कुसुम आंटी ने कहा कि सब लोग उनको फोन कर रहे हैं, तो मेरे मन में आया कि भाई इसका सोल्यूशन तो निकालना ही पड़ेगा। अपने आप मन से कोई अदृश्य शक्ति गई, मैंने ऐसी बटन दबा दी, वहां पे कुछ क्लियर का मैसेज देखा, क्लिक किया और हो गया। तो ये साक्षात एग्जाम्पल है मन की शक्ति का, कि जब आप रियली मन से चाहते हो कि भाई ये करना है अपने आप। बिकॉज ब्रह्मांड का ज्ञान हमारे अंदर छिपा है, हम कल डिस्कस करेंगे। ब्रह्मांड का ज्ञान हमारे अंदर छिपा है, और अगर हम उसको राइट वे में चैनलाइज करते हैं तो मन उसको बराबर कैप्चर करके वो काम करवा डालता है। तो हम अचेतन मन और चेतन मन को और समझ रहे थे। तो हाथी को आपने देखा होगा सर्कस में, कि एक विशाल हाथी, बहुत बड़ा हाथी, वो एक छोटी सी, हाँ, वो एक पतली सी रस्सी से एक
एकदम नाजुक से, बोलते ना खंबे से या फिर एक लकड़ी के साथ में अटका हुआ खड़ा रहता है, बड़े मजे से, हिलता भी नहीं, डुलता भी नहीं, कुछ भी नहीं करता। और बड़ा आश्चर्य होता है कि भाई इतना बड़ा हाथी, और ये रस्सी तो उसके सामने कुछ भी नहीं है, वो शायद थोड़ा हिले डुले, अपनी थोड़ी एक्सरसाइज भी कर ले, स्ट्रेचिंग भी कर ले, तो भी वो रस्सी, मतलब रस्सी क्या टूटेगी, वो खंबा भी जो है वो भी निकल जाएगा, इतना पावरफुल है। बट ये अपने आप को सेफ क्यों नहीं कर रहा, ये भाग क्यों नहीं रहा यहां से? तो जब आप उसके बैकग्राउंड में जाएंगे तो आप पाएंगे कि ये जब हाथी छोटा सा बच्चा था तब उसे एक रस्सी से बांधा गया था उस खंबे पे। उस समय रस्सी यही थी, खंबा वही था, लेकिन हाथी छोटा था, और हाथी के फिजिकल स्ट्रेंथ के सामने वो रस्सी काफी तगड़ी थी, खंबा भी बहुत तगड़ा था। और उस समय हाथी ने बहुत कोशिश की कि भाई मैं तोड़ लूं, भाग लूं, रस्सी को तोड़ लूं, खंबे को गिरा दूं, बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश की, लेकिन वो असफल हो गया। तो अपनी हर कोशिश में जब जब उसको असफलता प्राप्त हुई, उसके कॉन्शियस माइंड ने सबकॉन्शियस में क्या भेजना शुरू किया कि ये रस्सी बहुत मजबूत है, ये खंबा बहुत स्ट्रांग है, तुम्हारे बल के सामने ये बहुत ज्यादा बलवान है, यू आर नथिंग इन फ्रंट ऑफ दिस, तुम तो इसको तोड़ ही नहीं सकते। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये जो सबकॉन्शियस माइंड में उसके ये बात चलते 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 फाइनली उसके माइंड की प्रोग्रामिंग हो गई कि भाई मैं तो इस रस्सी और इस खंबे के कंपैरिजन में बहुत ही कमजोर हूं और मैं इसे तोड़ सकता ही नहीं। और उसने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया। और हमारा मन जैसे ही कोई बात को एक्सेप्ट कर लेता है वो शांत हो जाता है, एक सत्यचित आनंद की अवस्था में चला जाता है कि उसे पता है भाई कुछ तो होना ही नहीं है, जब होना ही नहीं है तो कोशिश क्यों करूं, वो कोशिश करना भी छोड़ देता है। तो इस तरह से वो इतना विशालकाय हाथी एक पतली सी रस्सी और एक नाजुक से खंबे से अटका रह जाता है। तो हम जो मनुष्य हैं हमारी भी हालचाल ऐसे ही है। बचपन में कभी क्लास में हमने खड़े होकर कुछ बोलने की कोशिश की होगी, बोलने के टाइम अटक गए होंगे, क्लास के बच्चे हंस दिए होंगे, टीचर ने डांट दिया होगा, तो हमने अपने मन में क्या डाल लिया कि भाई मैं लोगों के सामने बोल नहीं सकता, मैं बोल नहीं सकता। उस दिन का सिचुएशन कुछ और होगा, भाई आपकी प्रिपरेशन बराबर नहीं होंगी, आपकी तबियत बराबर नहीं होगी, बहुत सारे रीजंस हो सकते कि आप उस दिन फेल हुए, बट फेलियर इज नॉट योर नेचर। एक बार आप फेल हुए उसका ये मतलब नहीं कि हम बारंबार फेल होंगे। लेकिन आपके कॉन्शियस माइंड ने क्या किया, उस संस्कार को पक्का कर लिया और उस संस्कार को आपके सबकॉन्शियस माइंड में डाल दिया कि भाई तुम जब भी कुछ बोलने की कोशिश करोगे लोग हंसेंगे, डांटेंगे, बेटर तुम चुप रहो। और ये इंसान अब लोगों के सामने बोल ही नहीं सकता, उसकी आवाज ही नहीं निकलती, उसकी विशुद्धि क्या हो गई, पूर्णतः ब्लॉक्ड हो गई। तो हमारा माइंड इसी तरह से वर्क करता है। कॉन्शियस माइंड क्या करता है, इनपुट सबकॉन्शियस में डालता है, बट वो इनपुट कैसा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इनपुट किसने प्रोसेस किया है, हमारे इंटेलेक्ट ने प्रोसेस किया है। किसके साथ प्रोसेस किया है, अहंकार के साथ प्रोसेस किया है। और अहंकार किसके वशीभूत है, हमारी संस्कारों के वशीभूत है, हमारी वासनाओं के वशीभूत है। तो अगर हमारे कोई संस्कार अगर ठीक नहीं है, हमारी अगर कोई मेमोरी ठीक नहीं है, तो हम उससे क्या कर लेते हैं, अपनी एक नेगेटिव प्रोग्रामिंग कर लेते हैं और हम उस नेगेटिविटी के साथ पूरा जीवन जीते रहते हैं। इनफैक्ट ये जीवन नहीं, हमारा मन बहुत पावरफुल है। हम जब लाइफ आफ्टर डेथ, परसों हमारा सेशन होगा लाइफ आफ्टर डेथ का, उसमें हम पाएंगे कि मनोमय कोश, ज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, ये तीन शरीर हर जन्म में हमें वापस से सेम मिलती है। तो जो हमारे इमोशंस है, जो हमारी फीलिंग्स है, जो हमारे थॉट्स हैं, उसको हम बार बार लेकर हर जन्म में आते हैं। तो अगर ये वाला जो इमोशन है ये आपने अपने अंदर डाल दिया तो इस जन्म के लिए नहीं डाला, कई जन्मों के लिए डाला। और हम पाते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जिनमें बहुत सारी छिपी क्वालिटीज है। वो क्यों है, क्योंकि उनके मन में, उनके मनमय कोश में उसकी सकारात्मक भावनाएं छिपी हुई हैं, इसलिए जब वो काम करते हैं उसको एक्सीलेंट तरीके के साथ में कर लेते हैं। तो अब हमें सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने की आवश्यकता है,
क्योंकि अल्टीमेटली हो क्या रहा है, कॉन्शियस माइंड अपनी रॉन्ग प्रोग्रामिंग को सबकॉन्शियस माइंड में भरता जा रहा है, और ये सबकॉन्शियस माइंड में जो प्रोग्रामिंग होती जा रही है वो हमारे नेगेटिव प्रोग्रामिंग की जड़ हो गई है। तो हमें अब क्या करना है, हमें सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग को बदलना है, उसे चेंज करना है और उसे ऐसा बनाना है जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी हो, जो हमारे काम आए, जो हमारे इस भव और उस भव दोनों में हमें तार सके। तो सबकॉन्शियस माइंड को अब हमें डिटेल में समझने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले सबकॉन्शियस माइंड कैसा है, वो डायरेक्शनलेस है, दिशाहीन है। एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूंगी, उससे ये आपको और क्लैरिटी होगी। एक बार एक आदमी था, तो उसने बहुत तपस्या की और तपस्या करके उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी आए, बोले बेटा मैं तुमसे प्रसन्न हूं, क्या चाहिए तुम्हें? बोले कि मैं काम कर करके थक गया ब्रह्मदेव, मुझे प्लीज एक जिन दे दीजिए आप, जो मेरा सब काम कर सके। तो ब्रह्मा जी बोले कि भाई बेटा मैं दे तो दूंगा, लेकिन देयर इज नो फ्री लंच, देयर इज नो फ्री लंच इन लाइफ। तो ये जिन तो मैं तुमको दूंगा, लेकिन उसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जिन को तुमको हमेशा बिजी रखना पड़ेगा, हमेशा बिजी रखना होगा, क्योंकि जिस क्षण एक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड के लिए भी अगर ये जिन खाली रह गया तो ये तुम्ही का भक्षण करने आ जाएगा। तो वो बोला कि ब्रह्मा जी नो प्रॉब्लम, बहुत लंबी लिस्ट है मेरे पास काम की, वो जिन बेचारा काम कर करके थकेगा, भक्षण करना तो बहुत दूर की बात है, बस लाओ मेरे को जिन दे दो। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, ले लो भाई, ले लो जिन, एंजॉय योर जिन। तो वो जिन लेके आ गया। तो उसके बाद बहुत लंबी काम की लिस्ट थी, फटाफट उसने काम बताना शुरू किया, लेकिन वो काम बताना कंप्लीट ना करे, वो जिन की स्पीड तो इतनी हाई, वो जिन फटाफट काम फिनिश करे, वापस से आके खड़ा हो जाए कि वर्क ओवर, नेक्स्ट टास्क बताइए। अब वो आदमी फिर दूसरा काम बताए, तीसरा काम बताए, चौथा काम बताए। अब तो ऐसा हो गया कि वो दूसरा काम सोचे उसके पहले वो आके खड़ा हो जाए। अभी तो बहुत टेंशन वाली बात हो गई, क्योंकि अब तो ये भक्षण करेगा। तब उसने फिर प्रार्थना की अपने, और फिर उसने एक आइडिया निकाला और उसने एक खंबा गाड़ दिया और उस जिन को बोला कि जब तुम एक काम फिनिश करो और मैं तुमको नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन दूं, तो दोनों सिचुएशन के बीच में तुम क्या करो, इस खंबे से ऊपर जाओ और नीचे आओ, ऊपर जाओ और नीचे आओ, टिल द टाइम आई गिव यू माय नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। तो ये जिन क्या है, ये जिन है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारा अचेतन मन। बहुत पावरफुल है ये जिन, लेकिन टोटली दिशाहीन है। वो फटाफट सारे काम कर लेता है, लेकिन जैसे ही खाली बैठता है तो क्या होता है, मन खाली बैठ ही नहीं सकता। जैसे ही मन खाली होगा वो आपका भक्षण करेगा। कैसे भक्षण करेगा? नेगेटिव थॉट्स को लाकर, नेगेटिव थॉट्स को लाकर। नीरज भाभी वो कुछ मैसेज आया है कि यू वांट कंट्रोल ऑफ माय स्क्रीन, शैल आई अप्रूव इट? अगर रिमोट शेयरिंग का ऑप्शन देंगे ना तो मैं जो वो है ना इरेज करती जाऊंगी। ओके ओके, परफेक्ट परफेक्ट, तो मैं अप्रूव कर रही हूँ। हाँ ठीक है। तो जो हमारा जो मन है वो क्या करता है, वो निरंतर बिजी रहता है। जब आप उसको कोई काम में लगा के रखते हैं तो उस काम में लगा रहता है, लेकिन जब आप उसको कोई काम में नहीं लगाते, कोई कंस्ट्रक्टिव काम में नहीं लगाते, तो क्या होता है, वो नेगेटिविटी के साथ जुड़ जाता है, नेगेटिव थॉट्स शुरू कर देता है। उसका नेचुरल टेंडेंसी है नेगेटिविटी के साथ में जुड़ना। जैसे कि धरती माँ है, इस धरती माँ में अगर हम बीज डालेंगे तो पेड़ पौधे उगेंगे, लेकिन अगर हम बीज नहीं डालेंगे तो अपने आप क्या उगेगा, खरपतवार उग जाएंगे, वीड्स उग जाएंगे। तो ये लॉ ऑफ नेचर है कि कोई भी चीज अगर खाली पड़ी है तो इट विल अट्रैक्ट नेगेटिविटी, इट विल अट्रैक्ट नेगेटिविटी। कोई भी चीज खाली अगर है तो नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करती है। तो हमारा चेतन मन भी अगर खाली रहता है तो नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करता है, और हमारा अचेतन मन 24 घंटे काम करता रहता है। तो बहुत जरूरी है हमें उसे नेगेटिविटी से भी बचाना है और 24 घंटे का काम भी देना है। तो क्या करें, जब
आप कोई काम में नहीं जुड़े हैं तो आप मन को श्वास के साथ जोड़ दीजिए। जब कोई काम में नहीं जुड़े हैं तो मन को मंत्र के साथ जोड़ दीजिए। कल ही मैं आपको बता रही थी, मंजू भाभी से अगर पूछेंगे तो नींद में भी टेप रिकॉर्डर की तरह भक्तामर स्तोत्र की चैंटिंग उनके अंदर होती रहती होंगी। आई एम वेरी वेरी श्योर। मैंने उनसे पूछा नहीं है बट आई कैन गारंटी दिस। अर्चना भाभी के अंदर वो बीज मंत्र की चैंटिंग होती रहती होंगी, क्योंकि वो इतनी ज्यादा उससे कनेक्ट हो गए हैं। तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो क्या है? वो डायरेक्शनलेस है, वो दिशाहीन है, उसे हर समय एंगेज करने की आवश्यकता है। तो रूल नंबर 1 है सबकॉन्शियस माइंड का, उसे खाली नहीं बैठने देना। उसे खाली नहीं बैठने देना, कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी के साथ जोड़ के रखना। मंत्र के साथ जोड़ लो, श्वास के साथ जोड़ लो, जिसके साथ जोड़ना चाहो जोड़ो, लेकिन उसे खाली मत छोड़ो। हमेशा चेक करते रहो कहीं खाली तो नहीं बैठा है। जैसे ही खाली बैठेगा, वो 20 साल पहले क्या हुआ था, किसने मेरी इंसल्ट की थी, और 10 साल पहले कैसे सब मेरे ऊपर हंसे थे, वो सारी मेमोरीज उसके अंदर लाइव होती जाएगी। और जैसे वो लाइव होगी, वो आपके उस इंसल्ट की प्रोग्रामिंग और वो हंसने की प्रोग्रामिंग को और भी पक्का करता जाएगा। तो पहला जो कैरेक्टरिस्टिक सबकॉन्शियस माइंड का है, वो डायरेक्शनलेस है, वो दिशाहीन है, उसे हर क्षण एंगेज करने की आवश्यकता है। सेकंड, नो डिफरेंस बिटवीन फैक्ट एंड फिक्शन। सबकॉन्शियस माइंड को रियलिटी और फिक्शन, ये दोनों के बीच के डिफरेंस को नहीं मालूम। क्यों? क्योंकि हमारे ब्रेन में क्या न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स। तो जब भी हम कोई भी काम करते हैं तो वो न्यूरॉन्स एक के साथ एक जुड़ते जाते हैं और न्यूरल पाथवे क्रिएट करते हैं। और मजे की बात यह है कि जब हम वो काम करते हैं तो भी वही न्यूरल पाथवे क्रिएट होता है, और जब हम उस काम के बारे में सोचते हैं तो भी वो न्यूरल पाथवे क्रिएट होता है। सेम पाथवे क्रिएट होता है काम करने के समय भी और उस काम को सोचने के समय भी। तो सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है, उस न्यूरल पाथवे को जज करता है, और उसे ये नहीं मालूम कि सोच के न्यूरल पाथवे बन रहा है कि वो एक्शन के कारण न्यूरल पाथवे बन रहा है। इसलिए वो फैक्ट और फिक्शन के डिफरेंस को नहीं समझ सकता। 20 साल पहले मेरा किसी ने इंसल्ट किया, एक न्यूरल पाथवे क्रिएट हो गया, लेकिन आज 20 साल बाद मुझे बार बार वो इंसल्ट याद आता है और वो न्यूरल पाथवे एक्टिवेटेड होता जाता है, और मेरे सबकॉन्शियस माइंड को क्या लग रहा है कि मेरी आज भी इंसल्ट चालू है, रोज मुझे अभी भी इंसल्ट कर रहे हैं। हर बार मैं उस न्यूरल पाथवे को जब ट्रैवर्स करती हूँ, मूव करती हूँ उस न्यूरल पाथवे पे, तो मेरे सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज मिलता है कि ये वापस से एक अकरेंस हुआ है, ये फिर से ये घटना घटी है, घटना फिर से घटी है, और वो इस मेमोरी को और भी पक्का करता जाता है। 20 साल पुरानी मेमोरी मेरी हर क्षण लाइव होती जाती है। शायद 20 साल पहले जिसने मेरी निंदा की होगी वो तो भूल भी चुका होगा, उसे तो याद भी नहीं होगा, लेकिन मैं हर पल याद कर करके अपने नेगेटिव साइकिक इंप्रेशंस को स्ट्रेंथन करती जा रही हूं। मेरा सबकॉन्शियस माइंड स्ट्रेंथन करता जा रहा है। और वही 20 साल पहले मुझे स्कूल में कोई एक अवार्ड मिला जो मेरे लिए बहुत स्पेशल मोमेंट था, और जब भी मैं कुछ अच्छा करने जाती हूँ मैं उस अवार्ड को याद करती हूँ। मेरे सबकॉन्शियस माइंड को क्या मैसेज मिल रहा है कि वाओ मुझे अवार्ड मिल रहा है, और मेरा सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है, मेहनत करके अवार्ड दिलवाता है, और मैं हर काम जो करती हूँ मुझे उसमें अवार्ड मिलता ही मिलता है, क्योंकि मैंने नेचर बना लिया अवार्ड पाना। क्यों बनाया? क्योंकि मैं उस न्यूरल पाथवे को बार बार ट्रैवर्स कर रही हूं। मेरे सबकॉन्शियस माइंड ने इम्प्रिंट कर लिया है कि मैं जो काम करूं अवार्ड लायक ही करूं, खराब काम तो मैं करती ही नहीं, अवार्ड लायक ही काम करती हूँ। तो सबकॉन्शियस माइंड फैक्ट और फिक्शन के डिफरेंस को नहीं समझता। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम वही चीज सोचे जो हम चाहते हैं, जो हम नहीं चाहते वो कभी ना सोचें, क्योंकि जो हम नहीं चाहते उसके बारे में सोच सोच कर हम बार बार उसको रीएक्टिवेट कर रहे हैं और उसे फिर से लाइफ होने का चांस दे रहे हैं। मेरा एक बार का फेलियर छोटा सा मेरे जीवन को फेलियर बना देता है, और मेरा एक छोटा सा सक्सेस मेरे जीवन को सक्सेस बना देता है, क्योंकि मैंने अपने आप को अटका लिया उस इंसिडेंट से, या तो फेलियर से
या सक्सेस से, जिससे भी अटकाया वो मेरी हैबिट बन गई, वो मेरा पैटर्न बन गया, मेरी सबकॉन्शियस माइंड का थिंकिंग स्टाइल बन गया, मेरा इंप्रेशंस बन गया। इसलिए इस पर बहुत सारे रिसर्च भी हुए हैं। एक स्कूल है जहां पे एक रिसर्च हुआ था कि फुटबॉल खेलने के लिए 2 टीम को डिवाइड किया गया, टीम ए एंड टीम बी। टीम ए को क्या किया गया, सिर्फ फिजिकल ट्रेनिंग दी गई, और टीम बी को फिजिकल ट्रेनिंग खत्म होने के बाद में रोका जाता था और उनको मेंटल रिहर्सल्स कराया जाता था कि बॉल कैसे पास करनी, कैसे डिफेंड करना, कैसे गोल करना, ब्ला 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 ब्ला। और अगले दिन उनसे एनकरेज किया जाता था कि जो आप मेंटली रिहर्स कर रहे हो उसी पैटर्न को फील्ड में खेलने के टाइम पे इंप्लीमेंट करो। दोनों टीम इक्वली तगड़ी थी, ऑल द प्लेयर्स वर इक्वली गुड एंड फिजिकली दोनों ने बराबर ही मेहनत की, लेकिन टीम बी बहुत 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 अमेजिंग तरीके से जीत गई। कारण क्या था, क्योंकि टीम बी ने मेंटली रिहर्स कर करके उस न्यूरल पाथवे को एकदम पक्का कर लिया, फ्री फ्लोइंग बना लिया कि बस बॉल आए तो मैं ऐसे ही किक कर रहा हूं। गोल पोस्ट पे खड़ा जो गोलकीपर है उसने अपने आप को बिल्कुल ट्रेन कर लिया कि बस बॉल आ रहा है तो बस मैं ऐसे ही उसे फेंक दे रहा हूं। वो उनका एक पैटर्न बन गया और उन्हें मेहनत ही नहीं करने की जरूरत पड़ी, बिकॉज वो न्यूरल पाथवे वाज ऑल सेट फॉर देम। सो फैक्ट एंड फिक्शन के बीच में सबकॉन्शियस माइंड कोई भी डिफरेंस नहीं लेके आता है। नेक्स्ट है, सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही इमोशनल है। क्या जो भोले होते हैं ना वो इमोशनल बहुत होते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड बहुत भोला भाला है, तो बहुत इमोशनल है। तो जो चीज हम जितने ज्यादा इमोशंस के साथ सोचेंगे, चाहे पॉजिटिव इमोशन चाहे नेगेटिव इमोशन, अगर मैंने अपने फेलियर को बहुत इमोशन के साथ सोचा, उस इंसल्ट को मैंने बहुत इमोशन के साथ सोचा, तो वो उतना स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन क्रिएट करेगा, उतनी पक्की न्यूरल पाथवे क्रिएट होगी। और अगर मैंने अपनी जीत को बहुत अच्छे से सोचा तो वो उतना पक्का न्यूरल पाथवे क्रिएट करेगा। तो सबकॉन्शियस माइंड हाईली इमोशनल है। तो सबकॉन्शियस माइंड को अगर हमको बहुत पावरफुली प्रोग्राम करना है तो हमें क्या करना चाहिए, बहुत इमोशंस को डालना चाहिए। अगर मैं आपसे अभी पूछूं कि आपने 5 दिन पहले डिनर में क्या खाया था, बता पाओगे क्या आप? थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा। 5 दिन पहले क्या खाया था बता भी सकोगे तो थोड़ा मेंटल कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्या क्या किया था भाई, आज का कौन सा दिन है, अच्छा 5 दिन, ओके ओके ठीक है भाई, हाँ हाँ आलू भिंडी बनाई थी, अच्छा ओके पालक पनीर बनाया था, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन अगर मैं पूछूं कि आपके पिछले बर्थडे में आपने डिनर में क्या खाया था, आपको 1 सेकंड भी नहीं लगेगा मुझे आंसर करने में। क्यों? क्योंकि वो इंसिडेंट आपके लिए हाईली इमोशनल है। आपका बर्थडे आपके लिए बहुत प्रिय है, आपका फेवरेट दिन है, आपने बहुत इमोशंस को फील किया था उस दिन, बहुत लोगों ने आपको विश किया था, आपकी पार्टी हुई थी, सब फ्रेंड्स आए थे, पूरी फैमिली आई थी, सबने खूब एंजॉय किया था, आपको बहुत प्यार दिया था, बहुत सारे गिफ्ट्स मिले थे, बहुत एंजॉय किया था, तो इट इज फुल ऑफ इमोशन। तो मैं इस बर्थडे क्या, मैं अगर 5 साल पुरानी बर्थडे के बारे में पूछूं तो भी आप डिनर किया, पूरे दिन सुबह से लेकर रात तक का एक एक ब्यौरा आप मुझे दे दोगे, एक एक सेकंड का। क्यों? क्योंकि वो हाईली इमोशनल मूवमेंट है। तो सबकॉन्शियस माइंड इमोशंस को बहुत अच्छे से स्टोर करता है। और दूसरा क्या अच्छे से स्टोर करता है, सेंसरी इनपुट। सेंसरी इनपुट मतलब जो 5 इंद्रियों द्वारा जो फील होती है। अब हम एक किताब पढ़ते हैं और हम एक मूवी देखते हैं, क्या हमें ज्यादा याद रहती है? अनडाउटेडली मूवी। एक मूवी कितने साल पहले देखी, लेकिन अभी कोई डिस्कस करता है तो तुरंत याद आ जाते हैं, हाँ ये, अरे लोगों को तो डायलॉग तक याद रहते पूरे के पूरे मूवी के, वो एनैक्ट कर सकते हैं पूरे डायलॉग्स को, एक एक सीन को, एक एक इमोशन को फील कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मूवी उन्होंने अपने 5 सेंसेस से देखी, तब आंख भी एक्टिव था, तब कान भी एक्टिव था, हर चीज आपका एक्टिव था, आप पूरे उसके अंदर तल्लीन हो गए थे। तो जब आप कोई कार्य ऐसी तल्लीनता के साथ करते हो, अपने 5 इंद्रियों को लगा के, अपने इमोशंस को उसके अंदर जोड़कर, तो फिर क्या होता है,
हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो बहुत अच्छे से बैठ जाता है, प्रोग्राम हो जाता है। नेक्स्ट, विजुअल। अब मैंने आपसे पूछा क्या किया आपने 5 साल पहले अपने बर्थडे पे, तो क्या हुआ, आपकी आंखों के सामने क्या आया? फटाफट मॉर्निंग से रात का सारा सीन आता गया। अरे मॉर्निंग में ऐसे उठी तो मेरी बेटी आई इतना प्यारा कार्ड लेके, फिर उसके बाद मेरी ननद आई ऐसा बुके लेके, और किचन में मेरे लिए तो सबने क्या टेस्टी सा पकवान बनाए, एंड आई वाज फीलिंग सो स्पेशल। और फोन पे फोन बजे जा रहे थे, मैं तो कॉल्स रिटर्न भी नहीं कर पा रही थी। फिर जूम में तो बाप रे लोगों ने एकदम धूम मचा दी, सब में मुझे बार बार अपीयरेंस देना पड़ रहा था, कोई यहाँ विश कर रहा, कोई वहां विश कर रहा। मतलब सीन चल रहा है, एक मूवी चल रही है आपकी आंखों के सामने। क्यों चल रही है मूवी? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड कैसे स्टोर करता है? विजुअल के फॉर्म में स्टोर करता है। उसका स्टोरेज का वो क्या है? उसका स्टोरेज का जो क्या कहते हैं कैरेक्टर जो है वो विजुअल है, पिक्चर्स है, वो पिक्चर के फॉर्म में स्टोर करता है। तो जो चीज आप जितना विजुअलाइज करोगे और अच्छे से इमेजिन करोगे, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में उतने अच्छे से स्टोर हो जाएगा। अब दूसरा, सबकॉन्शियस माइंड हमेशा किसमें रहता है? प्रेजेंट मोमेंट में। 20 साल पहले का मेरा इंसल्ट जब मैं अभी याद कर रही हूं, तो न्यूरल पाथवे अभी एक्टिवेट हो रहा है, और मेरा सबकॉन्शियस माइंड को फील क्या हो रहा है कि मेरा वापस से अभी इंसल्ट हो रहा है। 10 साल पहले जो मैंने अवार्ड जीता, अभी मैं जब उसे याद कर रही हूं, तो मेरा अवार्ड वाला न्यूरल पाथवे एक्टिवेट हो जा रहा है, और मेरा सबकॉन्शियस माइंड क्या सोच रहा है कि अरे मुझे वापस से अवार्ड मिल रहा है। तो सबकॉन्शियस माइंड ना भूत में रहता है ना भविष्य में रहता है, सबकॉन्शियस माइंड रहता है सिर्फ और सिर्फ वर्तमान में। तो हमें अगर कुछ सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम करना है तो कैसे प्रोग्राम करना है? प्रेजेंट मोमेंट में जाके उसे प्रोग्राम करना है। क्योंकि एक्चुअल में हमारी सारी प्रोग्रामिंग ऐसे ही हो रही है, बट हमें पता नहीं। जैसा कि बाबा जी हमेशा कहते हैं हमें कि बेटा पैदा तो हो गए, लेकिन इंस्ट्रक्शन मैनुअल पढ़ा ही नहीं, पता ही नहीं कैसे काम करते हो। तो जब जानोगे ही नहीं कि कैसे काम करते हो, तो उसको सुधारोगे कैसे? मुझे पता ही नहीं कि मेरी मोबाइल चलती कैसे है, तो अगर मैं जानूंगी नहीं वो चलती कैसे है, तो मैं उसको रिपेयर कैसे करूंगी? रिपेयर करने के लिए पहले तो मुझे उसका वर्किंग मैकेनिज्म जानना होगा ना। तो हम अभी क्या कर रहे हैं? हम सबकॉन्शियस माइंड के वर्किंग मैकेनिज्म को जान रहे हैं कि वो ऐसे ऐसे काम करता है। क्योंकि जब हम जान जाएंगे कि इसका वर्किंग मैकेनिज्म ऐसा है, तो अभी क्या हो रहा है? अभी हमने छोड़ दिया है भाई, जो सबकॉन्शियस माइंड की इच्छा डालते जाओ, इंसल्ट डालना है, फेलियर डालना है, अवार्ड डालना है, जो डालना है डाल दो। लेकिन नहीं, अब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड का क्या करेंगे? चार्ज लेंगे, और ये सेम तरीका यूज करेंगे रीप्रोग्रामिंग में, क्योंकि वो ऐसे ही प्रोग्राम करता है। अभी तक हम बाय डिफॉल्ट सेटिंग में चल रहे थे कि जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग है उसी से भाई सब काम हो रहा है। अब हम उसमें अब हम चलेंगे मैक्सिमम सेटिंग में, बेस्ट सेटिंग में, बेस्ट सेटिंग मोड में अब हम अपने आप को डाल देंगे, और हम उसकी उस हिसाब से सेटिंग करेंगे। तो सबकॉन्शियस माइंड कैसे जीता है? प्रेजेंट मोमेंट में जीता है। और सबकॉन्शियस माइंड को एक चीज समझ नहीं आती, वो है ना। उसे ना शब्द समझ नहीं आता। अब मैं अगर आपको बोलूं आंखें बंद करिए और सोचिए पिंक एलिफेंट, उसके बारे में बिल्कुल मत सोचिएगा, पिंक एलिफेंट के बारे में बिल्कुल मत सोचिएगा। तो क्या आपके आंख के सामने आ रहा है? पिंक एलिफेंट, वही आएगा भाई, पिंक एलिफेंट। और अब बहुत ज्यादा बुद्धिजीवी हो तो क्या करोगे? पिंक एलिफेंट के ऊपर में क्रॉस कर लोगे कि भाई मुझे इसके बारे में सोचना नहीं, लेकिन सोच तो लिया ना आपने। तो सबकॉन्शियस माइंड नो को समझता नहीं है। जैसे बोलोगे नहीं सोचना, तो उसको सोचेगा ही ना, सोच के वो सोचेगा कि मुझे नहीं सोचना, लेकिन सोच तो लेगा। और जैसे ही सोच लिया सब गड़बड़ हो गया, न्यूरल पाथवे एक्टिवेट हो गया। तो हमें न्यूरल पाथवे को एक्टिवेट करना नहीं है, तो हमें वो सोचना नहीं है, तो हमें वैसी बातें करनी ही नहीं है जिसमें ना शब्द हो। एंड साथ में डाउट को नहीं समझता सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड क्या है? मैंने क्या कहा, कॉन्शियस माइंड का पक्का सेवक है। जो चीज उसमें डाला जाता है वो सोचता है एकदम ये सही है, पक्का है, और उसको एक्सेप्ट कर लेता है। तो जैसे ही आप कोई चीज पे डाउट करोगे तो सबकॉन्शियस माइंड उसको रिजेक्ट कर देता है। आपके हर डाउट को सबकॉन्शियस माइंड रिजेक्ट कर देता है। इसलिए
अगर आप सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो पहला चीज जो आपको करना है वो है आपको कॉन्फिडेंट बनना है, और अपने अचेतन मन पर, सबकॉन्शियस माइंड पर आपको क्या लाना है? कॉन्फिडेंस लेके आना है, एक ट्रस्ट लेके आना है, एक विश्वास लेके आना है। डाउट आप करोगे तो सबकॉन्शियस माइंड फेल हो जाएगा, वो काम नहीं करेगा। तो ना शब्द और डाउट सबकॉन्शियस माइंड के डिक्शनरी में नहीं एग्जिस्ट करता है। जैसे पास्ट और फ्यूचर एग्जिस्ट नहीं करता, वैसे नो और डाउट एग्जिस्ट नहीं करता। एंड जैसा कि मैंने एकदम बिगनिंग में बताया, ट्रिगर्स नेगेटिव सेल्फ प्रोग्रामिंग व्हेन नॉट एंगेज्ड। जब सबकॉन्शियस माइंड को कोई काम में नहीं लगाते हैं तो क्या करता है? वो नेगेटिविटी के साथ कनेक्ट हो जाता है और आप ही का भक्षण करना शुरू कर देता है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हर क्षण अपने अचेतन मन को करेक्ट चीज के साथ में जोड़कर रखें। अब ये वर्किंग ऑफ द माइंड हमारी एकदम क्लियर हो गई। जो हमने डायग्राम लिया था ना बिगनिंग में, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। तो अब हमने इनपुट तो पहले ही समझ लिया था, 5 इंद्रियों से हो रहा है इनपुट। प्रोसेसिंग कैसे हो रही है हमारी? चतुष्टय अंतःकरण से हो रही है प्रोसेसिंग, और 5 कर्मेंद्रियों द्वारा हमारा हो रहा है आउटपुट। तो कैसे हो रहा है? कॉन्शियस माइंड क्या करता है? 5 सेंसेस से, एनवायरमेंट से स्टिमुलस लेता है, इंफॉर्मेशन लेता है, और वो किसको भेज देता है? वो भेज देता है इंटेलेक्ट को। और इंटेलेक्ट काम कैसे करता है? वो काम करता है ईगो के अधीन, अहंकार के अधीन। जैसे होते हैं ना भाई, बहुत बड़े सम्राट होते हैं, उनके राज दरबार में बहुत सारे उनके नवरत्न होते हैं जो उनको वो देते हैं, आइडियाज देते हैं, और उसके बेसिस पे डिसीजन करते हैं। वैसे इंटेलेक्ट है हमारा सम्राट, लेकिन उसके नवरत्न कौन है? उसके नवरत्न है हमारा अहंकार, जो गाइड करते हैं इंटेलेक्ट को, और इंटेलेक्ट काम करता है उनके गाइडेंस पे। तो प्रोसेसिंग हो रही इंटेलेक्ट से, और फिर लेकिन इंटेलेक्ट अकेला काम नहीं कर रहा है, काम कर रहा है अहंकार के गाइडेंस में। और अहंकार किससे वशीभूत है? पास्ट के संस्कार और भविष्य की वासनाओं के वशीभूत है। तो अहंकार कलरिंग कर देता है पूरे इंटेलेक्ट को, एक कलर्ड एक क्रिएट कर देता है, और उस कलर्ड इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग होती है। और ये कलर्ड प्रोसेसिंग कहां चली जाती है? हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। और स्टोर किस तरह से होती है? और ये जो इंफॉर्मेशन है, इसको हम जितना इमोशनल और सेंसरी बनाएंगे, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उतने अच्छी तरीके से उसको स्टोर कर पाएगा। और स्टोर कैसे करेगा? विजुअल एंड इमेज के फॉर्म में स्टोर करेगा, और फिर ये वापस चला जाता है इंफॉर्मेशन, आइडियाज, एक्शन के रूप में थ्रू आर 5 ऑर्गन्स ऑफ एक्शन, लेग, हैंड, माउथ, एनस एंड जेनाइटल्स। 5 कर्मेंद्रियों द्वारा ये वापस से जाता है। तो ये है हमारी वर्किंग ऑफ द माइंड का पिक्चर। आप चाहें तो इसका एक फोटो क्लिक कर ले, बिकॉज ये आपको पूरा एक्सप्लेन कर रहा है कि हमारा माइंड कैसे काम कर रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या करने के लिए? हमने मैकेनिज्म समझ लिया भाई, काम कैसे होता है। अब हमें क्या करना है? हमें उसको रिपेयर करना है, उसकी रीप्रोग्रामिंग करनी है। प्रोग्रामिंग कैसे होते समझ ली, अब हम रीप्रोग्रामिंग करने जाएंगे। तो स्टेप्स टू टैप इनटू योर सबकॉन्शियस। अब सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि हमें कॉन्शियस माइंड को बाईपास करना है। क्यों? क्योंकि सारे प्रॉब्लम की जड़ कॉन्शियस माइंड है। कॉन्शियस माइंड इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है और सीधा सीधा भेज दे रहा है इंटेलेक्ट के पास, और वो इंटेलेक्ट क्या कर रहा है? अहंकार के साथ मिलके सब काम गड़बड़ कर दे रहा है। सारी प्रॉब्लम वही हो रही है, इस स्टेप पे हो रही है। हमको इस स्टेप को बाईपास करना होगा, क्योंकि जब तक हम इस स्टेप को बाईपास नहीं करेंगे तब तक नहीं हो सकता कुछ भी। क्योंकि वो अहंकार के तो वशीभूत हम हैं ही, हमारे संस्कार, हमारी वासनाएं एक्टिवेटेड तो हैं, वो भी धीरे धीरे ठीक होंगी। जब हम चक्र साधना करेंगे, कर्मों की निर्जरा होगी, तो सब होगा। तो हम जो भी सब बातें कर रहे हैं सब होगा, और सब हो रहा है। जो हम चक्र की साधना कल किए, उससे बहुत बहुत कर्मों की निर्जरा हुई। उस कर्मों की निर्जरा के कारण क्या हुआ? हमारे बहुत सारे जो संस्कार थे वो ठीक हुए, वो भी जले, और बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हमारे अंदर थी, जो प्रोग्रामिंग थी, वो ऑटोमेटिक करेक्ट हुई। तो उससे एक ऑटो मोड में चीजों का करेक्शन हो रहा है। लेकिन यहां पे हम क्या चीज की बात कर रहे हैं? फोर्सफुल करेक्शन।
फोर्सफुल करेक्शन, क्योंकि हम दोनों चीज साथ में लेके चलेंगे। ऑटोमेटिक भी हम चलाएंगे भक्तामर की चैंटिंग के द्वारा, अपनी मेडिटेशंस के द्वारा, हम इसके ये सब करके हम कर्मों की निर्जरा करते जाएंगे, और एक ऑटोमेटिक वे से हमारे अंदर स्वच्छता होती जाएगी, एक ऑटोमेटिक क्लीनिंग का प्रोसेस होगा। और दूसरा, एक फोर्सफुल मेथड भी यूज करेंगे, क्योंकि जब मुझे मालूम है कि मेरे अंदर इतनी गंदगी जमी हुई है, तो मैं वेट करती रहूंगी क्या कि भाई कब ऑटोमेटिक हो, कब साफ हो, और मैं वेट करती रहूं? भाई मैं तो झाड़ू लेके तुरंत क्लीनिंग चालू करूंगी ना, कि भाई तुरंत क्लीन हो। तो हम तुरंत क्लेंजिंग कैसे करें, अपनी हमारे जो नेगेटिव प्रोग्रामिंग है उसको पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करें? तो सबसे पहले हमको कॉन्शियस माइंड को बाईपास करना है। लेकिन कॉन्शियस माइंड बहुत तेज है, वो जानता है कि भाई मेरा पूरा पावर तो सबकॉन्शियस माइंड के पास में है, मैं तो सिर्फ 10% हूं, बट बिकॉज मैं इस गद्दी पे बैठा हुआ हूं इसलिए मेरे पास सत्ता है, इसलिए मेरा पावर है। लेकिन मेरा जो रियल पावर है वो तो मेरे पीछे जो सबकॉन्शियस माइंड बैठा है उसका है, बट उसको मैंने बना रखा है बंदी, तो वो हिलेगा नहीं। कॉन्शियस माइंड बिल्कुल भी अपनी सत्ता से नहीं हिलेगा, सबकॉन्शियस माइंड को बंदी होने से मुक्त नहीं करेगा, वो उसको हमेशा स्लेव बना के ही रखेगा। तो हमें क्या करना है, हमें कॉन्शियस माइंड को भटकाना है। कैसे भटकाएंगे? अब हमारा ब्रेन जो है वो विभिन्न फ्रीक्वेंसीज पे वर्क करता है, बीटा, अल्फा, गामा, थीटा, इस तरह से विभिन्न फ्रीक्वेंसीज है जिसपे हमारा ब्रेन जो है वो वर्क करता है। तो बीटा मोड जो है वो है सांसारिक मोड, बीटा मोड है सांसारिक मोड। हमारा कॉन्शियस माइंड जो है वो बीटा मोड, जो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी मोड है, उसके ऊपर में काम करता है। और अल्फा मोड जो है वो है मेडिटेटिव मोड, वो सत्यचित आनंद का मोड है, उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम है। थीटा मोड जो है, जो तीसरा मोड है, वो है जस्ट हम सोने जाने वाले होते हैं तो उसके पहले, एकदम नींद आने के पहले की जो अवस्था है वो थीटा मोड है। और डेल्टा मोड जो है वो है हम जब गहरी निद्रा में होते हैं तो डेल्टा मोड है। तो बीटा, अल्फा, थीटा और डेल्टा, ये डिफरेंट हमारी फ्रीक्वेंसीज है जिसपे हमारा ब्रेन वर्क करता है। तो कॉन्शियस माइंड वर्क करता है बीटा मोड पे, सबकॉन्शियस माइंड वर्क करता है अल्फा मोड पे। तो हमें क्या करना है, हमें कॉन्शियस माइंड को बाईपास करना है। तो हम क्या करेंगे, अपने ब्रेन को बीटा मोड से अल्फा मोड में लेके चले जाएंगे। जैसे ही हम अल्फा मोड में लेके चले जाएंगे, कॉन्शियस माइंड के हम चंगुल से बाहर हो गए, बाईपास कर दिया, और हमारी डायरेक्ट एंट्री हो जाती है सबकॉन्शियस माइंड में। तो अल्फा मोड में हम कैसे जाएंगे? अल्फा मोड में हम जाएंगे कैसे? जब हम अपने आप को बिल्कुल शांत करते हैं, जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं। करिए थोड़ा, 3-4 बार डीप ब्रीदिंग करिए। कैसा लगा जब आपने डीप ब्रीदिंग की? अचानक से मन शांत हो गया, क्योंकि आपका मन जो था वो बीटा मोड में था, संसार के मोड में था, वो अल्फा मोड में चला गया। तो जैसे ही हम अपने ब्रेथ पे फोकस करने लग जाते हैं, प्राणायाम वगैरह करते हैं, तो हम बीटा मोड, अल्फा मोड में चले जाते हैं। सिमिलरली जब हम गहरी साधना में जाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो मेडिटेशन के टाइम पे भी जब हम अपने 5 सेंसेस को अपने मेडिटेशन में ध्यान के साथ जोड़ देते हैं, तो हम अल्फा मोड में चले जाते हैं। हम जब बिल्कुल रिलैक्स करते हैं और एक डीप साइलेंस में चले जाते हैं, तो हम अल्फा मोड में चले जाते हैं। सिमिलरली जब हम मंत्र चैंटिंग करते हैं, मंत्र चैंटिंग सिर्फ मुंह से नहीं, मंत्र चैंटिंग 5 इंद्रियों के साथ में, पूरे मन के साथ में, जब अपने मन को मंत्र के साथ एकाकार स्टैब्लिश कर लेते हैं और उस मंत्र को फील करके जब हम चैंट करते हैं, तब हम अल्फा मोड में चले जाते हैं। तो इस तरह से प्राणायाम द्वारा, ध्यान द्वारा, रिलैक्स करके अपने आप को, मंत्रों द्वारा हम अपने आप को अल्फा मोड में ले जा सकते हैं। और जब हम अल्फा मोड में चले जाते हैं, तब हमें क्या करना है? तब हमें फटाफट अपने न्यूरल पाथवे को स्ट्रेंथन करना है। कैसे? विजुअलाइज करके। तो मुझे सपोज आपका सेशन लेना है और इतने सारे लोग आएंगे,
सब इतना समय दे रहे हैं, तो मुझे जस्टिस कर रही हैं अपने कार्य को, कि किसी का समय वेस्ट नहीं हो, एक एक सेकंड जो आप मेरे साथ बिता रहे हो उसमें कुछ आपका बेनिफिट हो। तो मैं क्या चाहूंगी कि भाई मैं जो बोलूं बिल्कुल आराम से बोल सकूं, जो जो चाहती हूं पूरा मैं शेयर कर सकूं, बराबर से कर सकूं। तो मैं क्या करूंगी, जस्ट इसके पहले, सेशन के पहले डीप ब्रीदिंग करके अपने आप को अल्फा मोड में लेके जाऊंगी और अपने न्यूरल पाथवे को एक्टिवेट करूंगी। क्या एक्टिवेट करूंगी कि मैं सेशन ले रही हूं, एक के बाद एक स्लाइड्स आते जा रहे हैं और मैं फटाफट उसके बारे में सब बताती जा रही हूं। और बताने के बाद मुझे बेहद खुशी हो रही है कि जो जो मैं चाहती थी उसे बेस्ट तरीके से बता सकी। और सामने जितने लोग थे उन्होंने तुरंत बहुत तारीफ की कि यस, हमें सब कुछ समझ में आ गया और हमें बहुत अच्छा लग रहा है और ये हमारे जीवन में बहुत हमें हेल्प करेगा। और इस तरह से ये पूरे चीज को मैं क्या करूंगी, अपने न्यूरल पाथवे में स्ट्रेंथन करूंगी। तो कैसे स्ट्रेंथन करूंगी, न्यूरल पाथवे को एक्टिवेट करूंगी, अपने पांचों इंद्रियों से उस न्यूरल पाथ को स्ट्रेंथन करूंगी, खूब इमोशंस डालूंगी कि भाई मैं बहुत अच्छे से बोल रही हूँ, लोग बहुत खुश हो रहे हैं, सबको बहुत समझ में आ रहा है। और इस बात पर पूरा ट्रस्ट और कमिटमेंट रखूंगी। द मोमेंट आई स्टार्ट डाउटिंग कि भाई मैं सोच तो रही हूँ, पता नहीं अगर मैं भूल गई तो, ये अगर मुझे याद ही नहीं रहा तो, मेरा नेटवर्क गड़बड़ हो गया तो, कल की बात बताती हूँ, जब जस्ट ध्यान मुझे शुरू करना था, पता नहीं नेटवर्क में क्या प्रॉब्लम हो गई थी, बार बार मैं डिस्कनेक्ट रिकनेक्ट करी जा रही हूँ, नेटवर्क ही नहीं बराबर आ रहा है। तो मैं फिर अल्फा मोड में गई, प्रे की भगवान से कि भगवान इतने लोग आएंगे और अगर नेटवर्क ऐसा रहा तो सबका टाइम, मतलब सबका टाइम उपयोगी होना चाहिए, तो प्लीज। मैंने विजुअलाइज किया कि भाई बहुत अच्छा नेटवर्क है और सब बराबर से हो रहा है और सब कुछ अच्छे से हो गया, पूरे इमोशंस के साथ, पांचों इंद्रियों के साथ, फुल ट्रस्ट एंड कमिटमेंट के साथ, एंड विद ग्रेस ऑफ गॉड सब अच्छे से हो गया। तो व्हाट आई मीन टू से कि आप जो चाहते हो उस पर ट्रस्ट रखो। आप ट्रस्ट ही नहीं रख रहे, अपने आप को डाउट कर रहे हो, तो सबकॉन्शियस माइंड डाउट को नहीं मानता, वो उसे नहीं समझता, वो उसे रिजेक्ट कर देता है। और फिर विजुअलाइज करने के बाद हमें क्या करना है, अपनी डेलिबरेट फोर्सफुल प्रोग्रामिंग करनी। कैसे, ऑटो सजेशंस के द्वारा। ऑटो सजेशंस क्या है, ऑटो सजेशन स्टेटमेंट्स हैं, ऑटो सजेशन स्टेटमेंट्स हैं अपनी प्रोग्रामिंग के बारे में। तो कैसे होने चाहिए ऑटो सजेशंस, सबसे पहले पर्सनल होने चाहिए खुद के लिए, क्योंकि आप खुद के माइंड की प्रोग्रामिंग कर रहे हो। मैं अगर सोचूं कि भाई मेरे बेटे को 90% मार्क्स मिल जाए, नॉट पॉसिबल, क्योंकि माइंड मेरा है, मेरे बेटे का नहीं है। मैं ये सोच सकती हूँ कि मैं बहुत अच्छे से पढ़ा रही हूं और बहुत अच्छे से मेरे बेटे को मैं समझा रही हूं। मैं सिर्फ अपनी बात कर सकती हूँ, मेरे बेटे को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है वो प्रोग्रामिंग में नहीं कर सकती। मैं प्रोग्रामिंग सिर्फ इतनी कर सकती हूँ कि मैं बहुत अच्छे से समझा रही हूं। और दूसरा क्या है, प्रेजेंट टेंस। एक तो है पर्सनल एफर्मेशन, सिर्फ और सिर्फ खुद का होना चाहिए, क्योंकि माइंड आपका है, माइंड आपके ना बच्चे का है, ना पति का है, ना कोई रिलेटिव का है, माइंड सिर्फ आपका है। दूसरा प्रेजेंट टेंस, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ प्रेजेंट टेंस को ही समझता है। तीसरा पॉजिटिव सेंटेंस होना चाहिए, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड नो शब्द को नहीं समझता। चौथा, कंपैरिजन नहीं होना चाहिए कि मैं इससे ज्यादा अच्छा करूं। अरे भाई, मेरा माइंड सिर्फ मेरी कैपेबिलिटी से काम कर सकता है, मेरे पोटेंशियल को एनहांस कर सकता है, बट उसका पोटेंशियल तो उसका माइंड करेगा, तो मैं उसके साथ कैसे कंपेयर कर सकती हूँ। सो नो कंपैरिजंस, एंड इट शुड बी वेरी वेरी पावरफुल। इमोशन के साथ में वो एफर्मेशंस लेने हैं। तो कल का जब हमने ध्यान किया था, तो जस्ट एक आइडिया आपको दूं मैं कि कैसे हम प्रोग्रामिंग करते हैं माइंड की। तो कल जब ध्यान शुरू करने के पहले मैंने आपको क्या कहा था, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, रिलैक्स, एकदम रिलैक्स, जो आपका सबसे रिलैक्स पोजीशन है। टेक लेके बैठना है तो टेक लेके बैठिए, एकदम रिलैक्स हो जाइए और डीप ब्रीथ कीजिए, 3 डीप ब्रेथ्स लीजिए। तो मैंने ये सब करके क्या किया, आपको अल्फा मोड में लेके गई, और बीच बीच में भी जब मंत्र चैंटिंग की, तब बीच बीच में भी आपको बार बार अल्फा मोड में लेके जा रही थी।
और फिर मैंने क्या किया, आपको विजुअलाइज किया कि भाई रेड एनर्जी आ रही है, गोल्डन एनर्जी आ रही है, धरती माँ से एनर्जी आ रही है, हमारे हस्बैंड के बारे में सोचा, फादर के बारे में सोचा, मदर के बारे में सोचा, अपने बारे में सोचा, अपने कॉन्फिडेंस के बारे में सोचा, अपने फियर के बारे में सोचा। तो हमने विजुअलाइज किया और पूरे इमोशन के साथ विजुअलाइज किया। और फिर हमने लास्ट में एफर्मेशंस भी लिए, हर चक्र पे जाके एफर्मेशन लिए, हर चक्र के हिसाब से। भाई विशुद्धि में हमने जाके बोला कि आई एम ऑनेस्ट, आई एम ट्रूथफुल, तो हमने एफर्मेशंस भी लिए उस चक्र में जाकर। तो इस तरह से हमने कल क्या किया, ध्यान के माध्यम से अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग की। तो मैंने जस्ट एक एग्जाम्पल आपसे शेयर किया कि ऐसी प्रोग्रामिंग आप हर क्षण हर पल अपने जीवन में करते रहिए, क्योंकि अनेकानेक नेगेटिव प्रोग्रामिंग है हमारे अंदर, सिर्फ इस लाइफ की नहीं, बहुत सारे लाइफ की। क्योंकि मनोमय कोश को हम बार बार लेके आते हैं, अपने इमोशंस। अब जैसे हम किसी के इंसान से मिलते हैं, बहुत अच्छा लगता है मिलते ही, किसी इंसान से मिलते फर्स्ट टाइम, मिलते ही अच्छा नहीं लगता, क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ कनेक्शन है मेरा उसके साथ। इस लाइफ में फर्स्ट टाइम मिल रही होंगी, बट पिछले कोई लाइफ में उसके साथ कनेक्शन होगा, मेरे ट्रांजैक्शन कर्म उसके साथ अच्छे नहीं रहे होंगे, और इसलिए जब वो मुझे मिला मुझे वो नहीं अच्छा लगा, बिकॉज मेरा वो इमोशन एक्टिवेटेड हो गया, क्योंकि मनोमय कोश में उस जन्म का इंफॉर्मेशन स्टोर्ड था। सो इट इज ऑल स्टोर्ड इन यू। सो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे अंदर जितनी भी नेगेटिव है, मैं चाहूंगी आप लोग एक लिस्ट बनाए कि क्या क्या आप चाहते हो। बाबा जी मेरे हमेशा एक ही बात कहते हैं कि भाई लिस्ट बनाओ क्या चाहते हैं, कि ये लिस्ट नहीं बनाओ क्या नहीं चाहते। लेकिन यस, एक बार आपको ये सोचना पड़ेगा कि भाई क्या क्या आपके अंदर नेगेटिव प्रोग्रामिंग और उसको क्या रिप्लेस करना चाहते हो, और एक बार क्लैरिटी आ गई क्या रिप्लेस करना चाहते हो, तो सिर्फ और सिर्फ उसी के बारे में सोचो जो आप करना चाहते हो। क्योंकि बार बार अगर आप नेगेटिविटी के बारे में सोचोगे तो क्या होगा, अब बार बार अपने न्यूरल पाथवे को एक्टिवेट करते जाओगे, तो दोनों काम एक साथ हो रहा है। एक तरफ आप प्रोग्रामिंग करने की कोशिश कर रहे हैं और एक बार उसको एक्टिवेट कर रहे हो, तो रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। तो अब हम अपने फाइनल स्लाइड पे, कुछ समय हो गया है, मैं बार बार घड़ी की तरफ देख रही हूं, तो बस एक फाइनल स्लाइड जिससे हमारा आज का ये सत्र कंप्लीट होगा, कि सबकॉन्शियस माइंड के प्रोग्रामिंग के लिए जो सबसे पहला जो क्राइटेरिया वो है प्योर एंड बर्निंग डिजायर। प्योर, मैं अपने हर सेशन में खाली एक ही बात आपको बोलूंगी कि शुद्ध भावना, शुद्ध भावना, शुद्ध भावना। तो जितनी शुद्धि आपके अंदर होगी उतना, जैसे आज मम्मी मेरी बोली मंजू भाभी के लिए कि मंजू भाभी जो बोलती है वो सच हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी विशुद्धि एकदम शुद्ध है, उनके भाव एकदम शुद्ध है, उनको वाक सिद्धि है, कुछ भी बस बोल देती मुंह से निकल जाता है और वो सच हो जाता है, क्योंकि वाक सिद्धि है। उनकी शुद्धता इतनी हाई लेवल की है कि उनका विशुद्धि बिल्कुल पक्का हो गया है, माँ सरस्वती का वास है, वाक सिद्धि हो गई। तो प्योरिटी इज द मेन एलिमेंट। एंड बर्निंग डिजायर, अंदर से मुझे इच्छा होनी चाहिए, इतनी इच्छा कि यस मुझे ये अचीव करना ही है, मुझे अवार्ड पाना ही है, मुझे अवार्ड पाना ही है, मुझे अवार्ड पाना ही है। तो मैं बार बार वो 10 साल पहले स्कूल में जो अवार्ड मिला उसको रिकलेक्ट कर करके मैं हर बार अपने आप को अवार्ड, सब देखेंगे अरे बाबा जहां जाती अवार्ड पा लेती है, हमेशा फर्स्ट पोजीशन में रहती है, भाई क्या बनाया भगवान ने इसको। तो भगवान ने तो बनाया ही, बट भगवान के साथ में उसने खुद को भी वैसा बनाया, अपनी सबकॉन्शियस माइंड की ऐसी प्रोग्रामिंग की। तो प्योर एंड बर्निंग डिजायर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड देन इमीडिएट एक्शन प्लान। क्योंकि हम बहुत कुछ प्रोग्रामिंग तो कर लेंगे, जैसे मैं बार बार आपको कई सारी बातें मैं रिपीट करती जाती हूँ, बिकॉज वही बेसिक्स है कि आपने सेशन तो सुन लिया, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, लेकिन आपने टेक अवेज ही नहीं लिए, आपने प्लानिंग ही शुरू नहीं की कि मैं क्या क्या रिप्रोग्राम आज के आज अभी के अभी सेशन खत्म होने के पहले एटलीस्ट एक चीज तो अपनी सामने लेके आइए कि इस चीज को मैं रिप्रोग्रामिंग करती हूँ, और आज उसको रिप्रोग्राम कर डालिए। कहते हैं 21 डेज तक अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की रिप्रोग्रामिंग करते हैं थ्रू विजुअलाइजेशन एंड एफर्मेशन, इट बिकम्स योर हैबिट। 21 दिन अगर आप एक ही चीज को विजुअलाइज करते हो और उसे एफर्मेशंस देते हो, और सिर्फ इतना नहीं, उसे अपने जीवन में डालते हो,
योगस्थ कुरु कर्माणि, 24 घंटे योग की अवस्था में रहना है। 24 घंटे हमें अपने को इंप्रूवमेंट मोड में रखना है। 1 घंटा बैठ के साधना कर ली, खूब मेटेरियलाइज किया, बहुत विजुअलाइज किया, बहुत कुछ किया, और बाकी 23 घंटे बस ऐसे ही हम कर रहे हैं। नो नॉनसेंस, कोई फायदा नहीं। जो आप विजुअलाइज कर रहे हो 1 घंटे, उसको 23 घंटे आप इंप्लीमेंट करोगे तब रिजल्ट मिलेगा, नहीं तो रिजल्ट कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। मैं विजुअलाइज कर रही हूँ कि मेरे रिलेशन मेरे फादर के साथ अच्छे हो जाएं, अच्छे हो जाएं, अच्छे हो जाएं, लेकिन मैं कुछ मेहनत ही नहीं कर रही हूँ बाकी 23 घंटे, तो नो रिजल्ट। वो जो मैं विजुअलाइज कर रही हूँ वो मेरी मेहनत में 4 चांद लगा देगा, मेरी एक मेहनत के आगे कितने सारे जीरो लगा देगा मेरा विजुअलाइजेशन, लेकिन मुझे एक तो लगाना होगा। मेरे गुरु हमेशा कहते हैं एक तो तुमको ही लिखना पड़ेगा, उसके आगे मैं आके असंख्य जीरो लिख डालूंगा, लेकिन एक तो तुमको ही लिखना पड़ेगा। और तुम अगर बैठे रहो कि भाई आएंगे, लिखेंगे, करेंगे, कुछ नहीं होगा। तो हमें एक्शन प्लान बनाना है एंड कंप्लीट फेथ एंड डाउटलेस माइंड, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को डाउट सबसे बड़ा शत्रु है। सबकॉन्शियस माइंड के लिए सबसे बड़ा शत्रु, जैसे हम सबकॉन्शियस माइंड में डाउट डालते हैं वो पूरा गड़बड़ हो जाता है। तो जैसे ही हम कोई चीज के ऑल्टरनेट प्लान करते हैं, जैसे कि आपने सोचा कि रात्रि भोजन में नहीं करूंगा, लेकिन आपने तुरंत प्लान बी भी बना लिया कि अगर मुझे भूख लग गई तो मैं ये खा लूंगा, फायदा क्या। और वही अगर आप पक्के रहोगे कि मैं रात्रि भोजन नहीं करूंगा, तो आपको रात में भूख ही नहीं लगेगी, क्योंकि समस्त जो पूरा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड की जो दिव्य ऊर्जाएं हैं वो आपको मदद करेंगी। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको मदद करेगा कि आपको भूख ही नहीं लगेगी। और जैसे आपका प्लान भी होगा कि भाई अगर मेरे को भूख लगेगा तो मैं काम करूंगी, मैं मखाना खा लूंगी, थोड़ा फल खा लूंगी, थोड़ा ड्राई फ्रूट खा लूंगी, थोड़ा चिप्स तल लूंगी, थोड़ा आलू चाट, ब्ला 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 ब्ला, लंबी लिस्ट। तो क्या होगा, आपको एवरी सेकंड भूख लगता जाएगा। जैसे सूर्यास्त हुआ, भाई 7:30 बजे चलो दूध पी लूं, फिर 8 बजे कर लूं, फिर 8:30 बजे, फिर 9, फिर 9:30। नो प्लान बी, जो करना है वो करना है। बिकॉज प्लान बी क्या करता है, प्लान बी यानी डाउट। आपने क्यों प्लान बी क्रिएट किया, क्योंकि आपको डाउट था, इसलिए आप प्लान बी किया, आपने बैकअप क्रिएट किया। नो बैकअप्स, नो बैकअप्स, यू नीड टू हैव कंप्लीट फेथ एंड डाउटलेस माइंड। एंड नेक्स्ट, बी डिटैच्ड, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। रिजल्ट एक दिन में नहीं मिल सकता। बाबा जी के साथ आज मुझे कितने साल हो गए, कुछ कुछ चीजें मुझे, शिविर में जाती थी, 5 दिन का शिविर होता था, 5 दिन में रिजल्ट मिल गया, और कुछ कुछ चीजों के लिए मुझे 5-5 साल लग गए। तो मेरे कर्म थे, मेरे ही कर्म थे, साधना तो मेरी वैसी ही थी, बट मेरे कर्म थे। कुछ कर्म जो हल्के थे तुरंत रिजल्ट दे देते थे, कुछ कर्म जो गहरे थे उसमें बहुत टाइम लगता था, बहुत मेहनत लगती थी, बहुत मेहनत लगती थी। तो हम जैसे अटैच हो जाएंगे रिजल्ट के लिए, तो हम क्या करेंगे, जैसे दही जमाने रखा, हर एक मिनट में ढक्कन खोल के देख रहे, उंगली घुसा के दही जमा क्या, जमा क्या, जमा क्या, दही जमेगा नहीं जमेगा, उसे तो छोड़ देना पड़ता है। भाई जामन डाला, दूध को छोड़ दिया, अगले दिन देखो क्या सुंदर दही जम गया। तो वैसे ही है, हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्रामिंग करें, उसके एक्शन प्लान को बनाए, उसके एक्शन प्लान पे काम करना शुरू करें और छोड़ दे। रिजल्ट जब आना होगा रिजल्ट आ जाएगा, आप अपना काम करते जाओ, आप राइट पाथ पे हो, रिजल्ट तो आना ही है, बट राइट मोमेंट का वेट करना है। रिजल्ट जरूरी नहीं है कि अभी तुरंत मिलेगा, वो आपके कर्मों के वशीभूत है, कर्म भी आपके ही हैं, वो गहरे हैं कर्म, इससे समय लग रहा है, और किसी और को फास्ट रिजल्ट मिल रहा है क्योंकि उसके कर्म हल्के हैं। तो इसलिए डिटैचमेंट के भाव रखें, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, कर्म करते जाओ, फल की चिंता ना करो। कर्म अगर सही है तो फल तो मिलेगा ही मिलेगा, और ऐसा फल मिलेगा जो आपके सोच के बियॉन्ड है। आप सोचोगे इतना और भगवान देंगे इतना, आप खुद अचंभित रह जाओगे कि मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था, ऐसा मांगा ही नहीं था, इतना मिल गया, छप्पड़ फाड़ के मिलेगा आपको। और वही अगर आप फल के पीछे घूमते रहोगे तो बस वो ऐसे ही आपको क्या बोलते हैं ना, एक ट्रेलर टाइप मिलता जाएगा। तो आपको ट्रेलर चाहिए कि आपको फुल ऑन मूवी, और मूवी में तो उसके सीक्वल्स चाहिए, तो वो आपको सोचना है। तो इसलिए जस्ट शुरू कर दीजिए, माइंड की प्रोग्रामिंग चालू कीजिए, एक्शन प्लान बनाइए और उस पर आगे बढ़ जाइए। तो इसके साथ आज का सत्र मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ।